नमस्कार डॉक्टर्स। तो आज मैं एक नया वीडियो के साथ आ चुका हूँ, नया एपिसोड ऑर्डिनेंस रेसिडेंसी का। और ये बहुत ही डिमांड वाला एपिसोड था, होएगा। और इसका क्योंकि जो सब्जेक्ट मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है ईएनटी। और ईएनटी से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा मन में शंकाएं हैं आप लोगों की, मुझे मालूम है। तो सारी शंकाओं का यहाँ पे हल आपको मैं देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। मेरे साथ हैं डॉक्टर कम गिटारिस्ट कम फोटोग्राफर, ठीक है, डॉक्टर सनुपम मजुमदार। हेलो गाइस। तो अभी डॉक्टर सनुपम मजुमदार मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तब सर पीजीटी कर रहे थे, पीजीशिप कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने डीएनबी एनटी करा हुआ है सर ने। उसके बाद सर आरजीकर में भी थे और फिर अभी सर एपी के पोस्ट पर आईक्यू सिटी दुर्गापुर में नियुक्त है। तो सर के जो इनसाइट्स होंगे काफ़ी डिफरेंट होंगे और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी होंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि जस्ट दुनिया को एकदम एकदम प्लेन एक टेलीस्कोप के माध्यम से ही देख लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम ही इनका अलग अलग ही व्यू पॉइंट्स है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो डॉक्टर सनुपम, आप ये पहले मुझे बताइए कि आपने ईएनटी क्यों चुना। और आपको तो चॉइस में सबसे पहले ईएनटी के साथ साथ कन्फ्यूजन होता है ना ऑप्थेल का, तो आप पहले बताइए ईएनटी क्यों चुना और ऑप्थेल क्यों नहीं चुना। The first thing is that ENT and Opthal are both surgical subjects. So I had that options, two options. लेकिन मुझे ENT ही लेना था because ENT में थोड़ा ज़्यादा जनरल सर्जरी का कुछ पार्ट है। because अगर आप देखोगे तो there are operations for head and neck, and also there are endoscopic surgeries for nose and ears also, and these are very skillful and very minute operations. So and also in eye ophthalm में भी वो बहुत skillful, it is a very skillful subject. Surgeries were needed, and microscopic surgeries are more in ophthalmology, but I was more inclined for that big surgeries like head and neck surgery. That's why I chose ENT. ENT मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि head and neck and everything, वो जो था थायराइड, पैरोटिड, वो जो सर्जरीज था वो उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। सो इसलिए मैं ENT चूज़ किया ऑप्थेल्मोलॉजी से ज़्यादा। अच्छा। और दादा, आप तो वो भी थे, आपने पीएसएम की भी एक डिग्री ले रखी हुई थी जब ये आई हैव डन माय DPH, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, which is actually the diploma for community medicine. तो आपने वो लेने के बाद तकरीबन फिर से करियर शिफ्ट ही कराएगा, ये 360 डिग्री शिफ्ट आपने फिर क्यों लेना सोचा? Actually I was pretty confident that I will take a surgical subject, लेकिन when I was preparing I got very bored and I was like, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पढ़ने के लिए, तो मुझे तब DPH मिल गया था। तो मैंने सोचा ओके अभी ये ले लेता हूँ। अच्छा। एक तो नाम के पीछे कुछ रहेगा, और ऑल्सो आई विल कीप ऑन स्टडिंग फॉर नेट पीजी। तो इसलिए ही मैं DPH ले लिया था। और वन सब्जेक्ट कम्युनिटी मेडिसिन का तो बहुत क्वेश्चंस आता है वहाँ से। सो दैट्स व्हाई आई थॉट अगर उसमें मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा तो मे बी आई विल गेट अ चंक ऑफ गुड क्वेश्चंस राइट फॉर दिस कम्युनिटी मेडिसिन। दैट्स इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा। तो वो आपने कितने साल तक परस्यू करा था DPH एक्चुअली वाज फॉर 2 years, 2 साल का होता है डिप्लोमा। सो इसलिए मैं वो ले लिया। तो 2 साल के लिए पढ़ा और साइड में नीट पीजी के लिए पढ़ता रहा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो टेक्निकली जो हर कोई सोचता है और हर कोई कोचिंग वाला फॉलो करवाता है कि आपने एमबीबीएस करा, एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप करी, तो इंटर्नशिप भी बहुत लेट हो गई, आप अपना नीट पीजी निकालो, रैंक वैंक करो और जल्दी किसी रैट रेस में फिर से आप लग जाओ। तो आप देखो डॉक्टर साहब भी अभी अपने लाइफ में अच्छा ही कर रहे हैं, बट इन्होंने भी कुछ पॉज लिया था, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है कि आपने हाउस स्टाफ भी करा हुआ था। हाँ, ठीक है। हाउस स्टाफ आपने कौन से डिपार्टमेंट में किया था? हाउस स्टाफ एक्चुअली मैंने क्रिटिकल केयर में किया, एंड ऑल्सो इन सर्जरी। सो इसलिए मुझे सर्जरी लेना ही था। सो आई वॉज लाइक मुझे कुछ ऐसा कुछ चाहिए विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बट ऑल्सो वेरी interesting. So head and neck is one of the most interesting
surgeries हम्म, overall. So I was more Inclined. inclined towards the head and neck actually. तो द थिंग इज कि मतलब आपको अगर अपना पहचानना, इंटरेस्ट पहचानना है तो अपने आपको टाइम ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस एक रैट रेस में निकल जाओ और एक के बाद एक दूसरा ब्रांच उठा लो, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया कि पहले तो इन्होंने हाउस स्टाफ शिफ्ट करा, पहले सर्जरी में करा, फिर सीसीयू में किया। तो इन्होंने देखा कि भैया मैंने मेडिसिन का भी ब्रांच को अच्छे से फील कर लिया है, सर्जरी के भी ब्रांचेस को अच्छा फील कर लिया है। इन्होंने डीपीएच भी एक टाइम के लिए ले लिया था, फिर उन्होंने समझा कि यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। तो फिर फाइनली इन्होंने अपना टाइम लिया। ऐसा नहीं है कि मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वाज लाइक बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ होगा या फिर कुछ और हुआ होगा, नहीं, लाइफ तो अच्छी ही चल रही होगी आई गेस, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपना टाइम निकाला और फिर जब ENT मिला तो ENT उठा लिया, ठीक है। तो इसमें कोई हरी अप करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। और ये मुझे बताइए कि प्रोज और कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं ENT लेने के। The first thing is that हम लोगों में कोई भी फर्स्ट चॉइस ENT बहुत कम लोग लेता है। सबका फर्स्ट चॉइस जनरल सर्जरी होता है, जो एक्चुअली ENT में जाना चाहता है, एक्चुअली गया है। तो एंड ओवर द टाइम दे फेल इन लव विथ ENT। सो मेरा भी पहले ऐसा ही था कि जनरल सर्जरी लेना था, लेकिन आई डिडंट गेट दैट पर्टिकुलर गुड मार्क्स, सो दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा पीछे मिला। सो इसलिए आई टुक ENT। तो प्रोज तो बहुत है, कॉन्स भी बहुत है, लाइक इन एवरी सब्जेक्ट। प्रोज इज like it's you have a very good work life balance, like उतना भी ज्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है। रात के 2 बजे हमेशा उठा करके ड्यूटी में, ऐसा नहीं लेकिन नहीं एक्चुअली देयर इज अ थिंग दैट वी आवर emergencies are pretty critical, because if there is a stridor or anything or any foreign bodies, बच्चे लोग जो कॉइन खा लेता है, नाक में घुसा देता है छोटा छोटा बॉल, तो दीज आर वेरी क्रिटिकल थिंग्स। दोज इमरजेंसीज आर प्रीटी हार्ड हिटिंग है। सो अगर आप देखोगे तो दोज इमरजेंसीज यू हैव टू डू ट्रैकियोस्टोमी एंड एवरीथिंग। तो वो तो बहुत क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट है, वेरी क्रिटिकल है एक्चुअली। सो इफ यू वांट टू टेक मेडिसिन यू हैव टू उसको सॉरी ENT, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, बिकॉज दोज इमरजेंसीज आर प्रीटी क्रिटिकल। और अगर आप देखोगे without that other than that it is pretty cool. You see the cases for ears and for nose emergencies like epistaxis और ये सब है, but it is manageable most of the time. So you don't have to go to OT directly whenever there is an emergency, but for tracheostomy and everything you have to go for the OT. तो मतलब प्रोज ये है कि आपको एक अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस तो मिलता है, साथ ही साथ में अगर कभी एड्रेनलिन रश भी चाहिए तो वो भी मिल जाता है। जब एड्रेनलिन रश होगा तो यू विल गेट जस्ट मजा आ जाएगा। अच्छा, तो इसके कॉन्स क्या है? द कॉन्स आर मेनली कि आप ये देखिए, अगर आपको कुछ गले में थोड़ा खांसी हो जाएगा या ऐसा कान में थोड़ा दर्द हो जाएगा, तो आप पहले क्या करोगे? आप तो पहले ENT के पास नहीं जाते हो ना, पहले, और कोई भी नहीं जाता है। तो क्या होता है कि यू गो टू GP, जनरल फिजिशियंस, और वो क्या एक एंटीबायोटिक या कुछ एक पेन किलर दे देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट आपके पास पेशेंट पहले नहीं आएगा। दैट इज अ वेरी बैड थिंग। तो योंगे कॉन्शियस पीपल में पब्लिक में उतना कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, राइट। तो क्या होता है, जब वो आपके पास आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट इट हैज ऑलरेडी ग्रोन फार्दर एंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया है वो चीज़। तो ये तो एक बात है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ है कि पेशेंट्स आपके पास आने के बाद भी अगर आप ठीक से ट्रीट करो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वो रिकर भी करता है। कान का जो प्रॉब्लम होता है, नाक का जो प्रॉब्लम होता है, वो रिकरेंस रेट थोड़ा ज़्यादा है। अब जो जितना भी करो एलर्जिक, मोस्ट ऑफ द टाइम द एलर्जिक ट्रीटमेंट जब भी करोगे कुछ भी होगा, लेकिन सिंस इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम द एलर्जीज आर अनट्रीटेबल, सो पेशेंट बार बार आता है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है कि कान का चीज़ कोई दूसरा डॉक्टर
नहीं करता है, आई मीन कान का ट्रीटमेंट. सो मोस्ट ऑफ द ईयर प्रॉब्लम्स विल कम टू यू ओनली. सो दैट्स अ गुड थिंग. नाक में अगर पॉलिप हो, ये हो, उसमें थोड़ा पॉलिप आप ठीक कर दोगे, फिर भी पॉलिप रिकर कर देगा. और एडिनॉइड बच्चे में अगर आप कर दोगे ऑपरेशन, फिर भी कुछ साल बाद वो रिकर कर सकते हैं. सो दैट इज द मेन कॉन्स आई थिंक. तो बेसिकली यू मीन टू से कि जो पेशेंट पहले तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो भी पेशेंट आ रहा है उसको वो जीपी के लेवल पे वो ट्रीट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. हाउएवर कि वो अच्छे से ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक लेवल के बाद ही आप तक पहुंचेगा. और आपके पहुंचने के बाद जो पेशेंट आएगा उसने कोई ओटी वोटी कराई तो भी उसका रिकरेंस रेट ज़्यादा रहेगा. तो ऐसा तो एज अ ईएनटी डॉक्टर आपको क्या करना चाहिए कि मतलब, तो ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक बात हो गई ना कि मतलब पेशेंट भी नहीं आ रहा है. बट एक्चुअली क्या है, इफ अगर पेशेंट का आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाए तो, और इफ यू नीड, द मेन थिंग इज आपको काउंसलिंग अच्छे से करना पड़ेगा. अच्छा. क्योंकि मोस्टली दोज एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स होता है, those are pretty hard to treat, but there is one thing, अभी immunotherapy आ गया है, so we are getting good results for the immunotherapies, you know. So उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. So we think that we are hopeful that ये जो प्रॉब्लम था पहले का, it will. तो इम्यूनोथेरेपी को आपने वो रेसिडेंसी के दौरान ही सीख लिया या फिर उसके लिए भी कोई फेलोशिप निकाल रखा हुआ है? नहीं, हमने स्किन प्रिक टेस्ट कर सीखा था, लेकिन इम्यूनोथेरेपी के लिए वो स्पेशल आपको ये देना, आई मीन फेलोशिप या कुछ सीखना पड़ेगा. अच्छा. यू हैव टू टेक अ कोर्स. और कॉन्स में एक चीज़ है कि यहाँ सिंस अगर आप बाहर जाओगे, दिस इज एक्चुअली you have, you can do ENT after you get residency in general surgery. So this is actually a good thing, also a bad thing. This is a highly specialized subject. So अगर आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, करना इच्छा है, तो you have to take a fellowship for 2 years. ये तो बहुत है यहाँ पे. और after 3 years you can be a very good private practitioner also. Okay. So it's a good line, very good line actually. डॉक्टर सनुपम, आपने जब रेसिडेंसी करी थी तो रेसिडेंसी के दौरान में आजकल देयर इज़ अ वेरी प्रिमिटिव क्वेश्चन और सबके मन में ये तो रहता है कि टॉक्सिसिटी आपने मतलब इस ब्रांच के लिए फेस की थी क्या? बिकॉज बीइंग नेवरदलेस कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा भी हो, लेकिन है तो ये सर्जिकल ब्रांच ही. और सर्जिकल ब्रांच जहाँ पे हैंड्स ऑन आ जाता है तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी का थोड़ा सा. Yeah, I admit, actually ये toxicity सब जगह पे है. I mean, it's not like only, in every subject, in every surgical subject, within PGTs, within your colleagues, there will be a competition. But if you take it like, अगर ये healthy competition है, and if you just don't be a selfish, give opportunity to your fellow colleagues, and it will be a good journey if you share your knowledge and also share your time to do the surgeries. So you can't learn everything on your own. Somebody will have to teach you, and you need a good teacher because it's a surgical line. If you don't learn, if you do 100 surgeries without any proper guidance, then you are not a good surgeon. But if you do at least 20 surgeries but with a good guidance, you will be a good surgeon. So think about it. तो बेसिकली टॉक्सिसिटी तो रह सकती है, आपस में कलीग्स के बीच में मतलब थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, बट एम हमें वही करना है कि हमें कम सर्जरी भी अगर मिले तो भी कर सकते हैं हम, बट गाइडेंस चाहिए. बहुत गाइडेंस चाहिए, बिकॉज ये इसका जो है ना, जो लर्निंग कर्व है, ये थोड़ा स्लो है. हाँ, बिकॉज इट्स हाईली स्किलफुल. यू आर डूइंग माइक्रो सर्जरीज. So if you don't see what the others are doing, you will never learn. Achha. Okay, so and people have to observe that, because here if you are doing a surgery of ear and कुछ भी problem हो जाएगा, complications if होगा तो बहुत मुश्किल होगा. you will have problems for balance, and you will have problems for hearing,
and it will be I mean ये बहुत मुश्किल होगा. The complications are very I mean very डॉक्टर सनुपम, जब मैं डॉक्टर संपत का इंटरव्यू कर रहा था फॉर एनेस्थीसिया, तो उन्होंने कहा था कि एनेस्थीसिया वालों में लर्निंग कर्व बहुत फास्ट है. ठीक है, वो फटाफट मतलब 6 महीने के अंदर सारे टेक्निक्स को सीख जाते हैं. उसके बाद वो सेफ एनेस्थीसिया देना ही प्रैक्टिस करता है. बट अनलाइक ईएनटी अगर आप देखोगे तो ENT ऑप्थेल और व्हाटएवर द आई मीन जो भी सर्जरीज माइक्रो सर्जरीज होता है, एंडोस्कोपिक सर्जरीज होता है, इसका लर्निंग कर्व थोड़ा सा स्लो है. बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट. दीज आर वेरी डिफिकल्ट सर्जरीज. बहुत डिटेलिंग पे काम है, कॉर्ड लाइस इन डिटेल, एंड द एनाटॉमी इज टू मच विद इन अ वेरी आई मीन बहुत छोटे जगह पे बहुत बड़ी एनाटॉमी, उस पर ध्यान रखना. यस, वेरी माइन्यूट. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेरी माइन्यूट थिंग्स लाइक फेशियल नर्व. अगर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपका पूरा मुंह आई मीन all of the life माने for मेडिको लीगल केसेस भी फेस में बहुत ज्यादा होते होंगे. उतना भी नहीं. अगर इफ यू आर वेरी बहुत आप अच्छे से देखो आई मीन करते हो तो मेडिको लीगल केसेस उतना भी नहीं है. लेकिन हो सकता है. आई वोंट से दैट ये नहीं होता है, लेकिन हो सकता है. क्योंकि अगर इफ यू डोंट डू काउंसलिंग, बिकॉज कान का अगर ऑपरेशन करोगे, सर्जरी करोगे, तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ इंजरी टू द फेशियल नर्व. हाँ, तो और पैरोटिड करोगे अगर, हाँ, तो देयर इज हाई चांस. तो यू हैव टू हैव द बेसिक काउंसलिंग एंड स्पेशल काउंसलिंग विद द पेशेंट्स. डॉक्टर सनुपम, आपने जितने बताया कि बहुत ही डिटेल वाली सर्जरीज होती हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो उनको ऑल ओवर इंडिया से सुन रहे हैं, तो उन्हें तो बहुत सारे डिफरेंट पेरिफेरल कॉलेजेस में DNB, ये MS ना जाने कहाँ से मिल रहा होगा. ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो स्टिल वो लेना चाहते हैं कहीं से, और दे आर वेरी स्केप्टिकल कि यार मैं कुछ सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा. बीइंग अ सर्जिकल ब्रांच ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. तो व्हाट आर द बेयर मिनिमम सर्जरी विच ग्रेजुएट मस्ट नो बिफोर पासिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट? देखिए, पहले तो एकदम ब्रेड एंड बटर है टॉन्सिल, हाँ, एडिनॉइड एंड टिम्पेनोप्लास्टी, mastoid surgeries and polyp surgeries. ये सब बेसिक है. इफ यू नो एटलीस्ट 4 or 5 थिंग्स तो आप आराम से घर बार चला एक गाड़ी और एक बारी तो आई मीन घर तो हो ही जाएगा. अच्छा, गाड़ी वाड़ी हो जाएगा. एक तो हो ही जाएगा. इफ यू वांट मोर देन यू हैव टू आई मीन वर्क मोर. यस. बट एक्चुअली बहुत अच्छे सर्जरीज भी होता है, लाइक थायराइड. हाँ, अभी थायराइड का बहुत बड़ा सर्जरीज भी होता है. अभी एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी होता है. सो स्काल बेस सर्जरी भी होता है. अच्छा. सो दीज आर द प्रोज के अब इफ यू वांट टू डू द लैरिंगोलॉजी, आई मीन वॉइस सर्जरी, हाँ, बहुत कुछ है हमारे लाइन पे. आई मीन यू कैन डू, आई मीन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. You can do fellowship in laryngology, rhinology and also head and neck. हाँ, तो 3-4 तो हो गया. फिर प्लास्टिक सर्जरी भी you can do. I think न्यूरोलॉजी अभी NMC I think वो अलाउ कर दिया है. मुझे but I mean I don't know उतना अच्छा से, but I think you can give neurosurgery also, sorry. तो मतलब ENT के बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग ब्रांच है वो अपने मतलब. ऐसे अगर आपने ले लिया तो आपके पास ऐसा नहीं रहेगा, चॉइस की कमी रहेगी. आप ऑब्वियसली अपने स्किल्स को बढ़ाते रहने का कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा. और बेयर मिनिमम सर्जरीज के बारे में डॉक्टर साहब ने बता ही दिया, जिससे हमारे को गाड़ी और बाड़ी मिल जाए. ठीक है, आजकल के डॉक्टर के लिए वो भी बहुत बड़ी बात है. ठीक है. और ये बताइए कि सैचुरेशन का क्या हिसाब है? लाइक ENT, मैं जहाँ तक मैं अपना बात बताता हूँ. जैसे ENT लेने से पहले तो सभी कोई बोलते हैं ENT का मार्केट सैचुरेटेड नहीं भी है, तो एक स्यूडो सैचुरेशन तो है. जैसा कि आपने कॉन्स में बता दिया था कि वो जो GP हैं, GP आपका पूरा मार्केट ले लेते हैं, तो स्यूडो सैचुरेशन बोल करके रहता है. अच्छे ENT प्रैक्टिशनर भले ही नहीं है, बट उनके पास पेशेंट भी नहीं है, समहाउ कम में ही सैचुरेशन ज़्यादा है. ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं उतना भी नहीं बोलूँगा. देखिए, यू हैव टू गिव सम टाइम टू, आई मीन आपका जो फॉलोअर हो या आपका पेशेंस, वो होने में थोड़ा सा टाइम तो हर जगह पे लगता है. हाँ, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन की तरह आपका पेशेंस नहीं होगा, बट होगा. एटलीस्ट मैं वही बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट,
थोड़ा सा पहले थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम लाइक एवरी 6 months to 7 months you will get at least 20 to 25 patients. I mean in proper town. Tier 1? Yeah. अच्छा. अगर आप थोड़ा सा पेरीफेरी में जाओगे तो लोग तो हमारे दोस्त लोग तो 100 पेशेंट्स देखते ही है एक दिन में, अच्छा. बिकॉज देयर आर नॉट टू मेनी ENT डॉक्टर्स. दैट इज द मेन थिंग. ENT डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं है. आपका गला थोड़ा सा प्रॉब्लम होता तो हो जाएगा तो GP कैन सॉल्व इट, बट इफ़ यू हैव कैंसर एंड इफ़ यू हैव थायराइड देन पीपल विल कम टू यू. अच्छा. कान में अगर आप नहीं सुन पाओगे, आई मीन जो प्रेस्बाइकोसिस होता है जो हाँ. ओल्ड एज में होता है, तो पेशेंट विल कम टू यू. अगर उसको सुनाई में प्रॉब्लम होगा तो दे विल कम टू यू. Nice. सो पेशेंस तो होगा. थोड़ा पहले अगर पेशेंट आपको पहचानेगा तो फिर आपके पास आएगा ना. सो ये तो है. तो मतलब मैं अगर अर्निंग पोटेंशियल मतलब अच्छी है. The most important thing is that you don't have to do surgeries every time. Yes. Right. It is a branch that you have medical side and also surgical side. You can treat many things, many problems with medicine only. And also you can treat, you can do surgeries also. There are two sides. I know many doctors, they go to the periphery, so there are operations का उतना ये नहीं है, chances नहीं है. They do only medicine. OPD काम. Only, yeah, you can do only OPD thing. Yes, So इवन हमारे टाइम पे भी जब हम लोग रहते थे तो एक सर आते थे, AP सर आते थे. वो थोड़ा सा Tier 2 सिटी में प्रैक्टिस करते थे और उनका वो जबरदस्त प्रैक्टिस था, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस था. तो और वो ऑपरेशंस नहीं करते OT नहीं करते थे. जैसे यू रिमेम्बर हिम. गुड गाय. Chill. हाँ जी, एग्जैक्टली. So you don't have to do operations like the general surgery that otherwise you won't get paid. It is not like this in ENT. For most of the time you can do the basic conservative treatments, then you can go for the surgery. So stable practice is good actually. सो अब फ्रेशर अगर कभी निकलता है तो व्हाट एन एंट्री लेवल ऑफ इनकम ही कैन एक्सपेक्ट कि वो मार्केट में वो सर्वाइवल कितना कर सकता है? After 6 months you can easily go for more than 1 lakh after 6 months, but for the first 6 months you have to struggle. You have to Yeah. go into that turmoil. Yeah. अच्छा. Patients को आपको patient should know you, and you have to also treat all the flu and everything, viral fevers. They will come to you. And ये तो और बच्चे लोगों का जो है कान में तो बहुत OME होता है. तो अगर वो आपका if they trust you, they will come to you. That is the main thing. Like every other subject. So Dr. Sanupam, please show some light and tell us कि आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं और किस चीज़ में फेलोशिप लेनी चाहिए, किसकी फेलोशिप की अभी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है. ठीक है, तो कि मतलब अभी जो काउंसलिंग में फिल कर रहा होगा तो वो अभी से वो उस चीज़ में आगे लग जाएगा. वो मतलब अगर कोई एनर्जेटिक बंदा होगा तो ऑफकोर्स ये चीज़ में आगे लग सकता है. तो जस्ट टेल अस कि क्या आगे की क्या डिग्रीज हो सकती हैं. इसमें भी DM होगा? सॉरी, DM होगा, MCH होगा. मैं वही बोल रहा था कि देयर इज ऑप्शन दैट यू कैन टेक हेड एंड नेक सर्जरी, onco surgery, but I think NMC न्यूरोसर्जरी में भी शायद अभी दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है. आई थिंक आई डोंट नो बिकॉज आई डिडंट ऑप्ट फॉर द सुपर स्पेशलिटीज, बट आई थिंक यू कैन डू. यू जस्ट चेक इट थ्रू द वेबसाइट. और ऑप्शंस क्या है फेलोशिप्स में जो कि अभी डिमांड मैंने बोला कि फेलोशिप्स अगर आप चाहोगे तो यू कैन डू द हेड नेक में कुछ कर सकते हो, राइनोलॉजी में कर सकते हो, लैरिंगोलॉजी में कर सकते हो, और ओटोलॉजी भी कर सकते हो, और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज भी कर सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो यू कैन डू जो आपको चाहिए. इफ यू लव समथिंग, go for that part only, because you have 3 parts, E, N and P. अच्छा. So you can choose whatever you like. whatever you like. Like I liked head and neck mostly, but I also liked nose.
मुझे यार उतना पसंद नहीं है, बट यू हैव टू डू द बेसिक, यू हैव टू नो द बेसिक्स, bread and butter वाली टिम्पैनोप्लास्टी चीज़। एंड मास्टर्डेक्टोमी even। सो अगर एमएस किसी को नहीं मिल रहा तो ये एमएस मतलब जनरल सर्जरी में, नहीं ईएनटी में, ईएनटी में। तो एमएस वर्सेस डीएनबी का क्या है यहाँ पे? आप क्या देखिए, prefer इफ यू करोगे? डू डीएनबी और एमएस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट कॉलेज, दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक। डीएनबी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिल जाएगा तो ले लो, और प्राइवेट में डीएनबी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यही बोलना चाहूँगा, वो बिकॉज hands-on- हैंड्स ऑन नहीं मिलेगा था। हाँ। आई मीन एनी सर्जिकल सब्जेक्ट, हाँ, डीएनबी और को खास- प्राइवेट में हम्म। थोड़ा सा कम हैंड्स ऑन मिलेगा। और मतलब अगर थोड़े बाकी सारे सर्जिकल ब्रांचेस में अगर हैंड्स ऑन मिल भी जाए तो मुझे लगता है कि ईएनटी में वो और भी ज्यादा जो कंसल्टेंट्स होंगे वो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होंगे, क्योंकि नाम तो उनका इन्वॉल्व हो रहा है और जिस हिसाब से रिकरेंस रेट है तो हाउ कैन दे ट्रस्ट, मतलब It's not like recurrence rate actually. The complications are pretty. हाँ, yes, that's what. So they have to be very careful about that. But देता है, because I have worked in private medical colleges, so I have done, I mean, many surgeries over there when I was an SR, a senior अच्छा। resident. So तो डीएनबी के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स आप बेटर मानते हैं अकॉर्डिंग टू यू? डीएनबी इसमें के लिए के एक्चुअली मुझे उतना ये नहीं है, आई मीन इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट डीएनबीज, हाँ। बट अपोलो वाज गुड, बट हैंड्स ऑन तो थोड़ा कम ही मिलेगा। तो चॉइस फीलिंग क्या होनी चाहिए? एनी गवर्नमेंट कॉलेज शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, एनी गवर्नमेंट कॉलेज। एंड इन वेस्ट बंगाल आपने क्या चॉइस फील किया था अपने तरफ, अपने टाइप? वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट कहाँ पे होगा? व्हेन मैं तो एक ही कॉलेज से जेएनएम से किया था, लेकिन अभी तो वहाँ पे नहीं है, अभी तो वो एमएस हो गया है, डीएनबी पहले था। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डीएनबी कॉलेजेस एक्सेप्ट अपोलो इन वेस्ट बंगाल। नहीं एमएस की एमएस के लिए एक्चुअली बेस्ट है तो अभी एसएसकेएम जो है, ओटोलरिंगोलॉजी इज द बहुत अच्छा है वहाँ का, एसएसकेएम का। और बाकी कॉलेज भी अच्छा है, आई मीन एवरी कॉलेज इज गुड, बट दैट इज द सेंटर फॉर एक्सीलेंसी, सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, सो आई थिंक इट्स बेस्ट एसएसकेएम तो बहुत। सो डॉक्टर अनुपम, अपार्ट फ्रॉम अब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि आपने लाइफ अच्छे खासी देख ली, ठीक है, आपने देखा, आपने एमबीबीएस करा, फिर आपने कोई अच्छा सा ब्रेक लिया, ब्रेक में भी आप डिफरेंट चीज़ों पे हाउस स्टाफ अपने करा, फिर अच्छा खासा एक्सपोजर के बाद आपने वो डीपीएच भी लिया, फिर डीपीएच भी छोड़ा, फिर उसके बाद आप छोड़ा नहीं, मैं आई हैव कंप्लीटेड इट। ओ अच्छा कंप्लीट करा है आपने? Yeah. अरे भाई साहब, मतलब आई कंप्लीटेड इट एंड आल्सो। तो फिर आपने जॉब भी मतलब आपने वो लिया था क्या डिग्री के बाद, डिप्लोमा के बाद? No, I took totally 1 year off and अच्छा। प्रिपेयर फॉर नीट पीजी prepared for अगेन? NEET PG again. Because मेरा अच्छा। हो रहा था कुछ, but what I wanted, I अभी- wanted surgical subjects, वो मुझे नहीं मिल रहा था, so I kept on going. तो अभी आपका अंदर का जो पब्लिक हेल्थ वाला इंडिविजुअल है वो अभी चाहता है कि मतलब कुछ ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में ईएनटी के साथ कुछ करके देखो बैठे? ENT का तो बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, हाँ। बहुत लोग। डीएनबी के जो पहले जो हेड था वो भी आई थिंक ही वाज आल्सो फ्रॉम ENT, तो ENT के बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाता है। अच्छा अच्छा। But no, I don't think I will go for any administrative jobs right now, क्योंकि मुझे सर्जरी करना था, so ईएनटी से सेटिस्फाइड है आप? बहुत। बहुत। Because as you told, I have many things and many interests in my life, like हाँ। music and everything, so it's a pretty Well balanced bunch. well balanced, it's well balanced, and I mean दिमाग का भी शांति चाहिए, so it's, दैट्स इम्पोर्टेंट। you need शांति in your life. हाँ, तो आपको ऐसा मतलब ऐसा कोई आपका दूसरे ब्रांच का कोई बंदा है जो कि मतलब जिसको देख करके लगता है कि अच्छा हुआ यार ये ब्रांच मैंने नहीं ले लिया, ईएनटी इससे तो बहुत अच्छा है? ऐसा कुछ नहीं। मुझे ENT पसंद है, इसका मतलब नहीं है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को Now you are getting diplomatic. You have to, yeah. You have to be. That is also true. Okay, तो फिर ENT
ब्रांच बहुत ही, जैसे आपने देख लिया कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा धारणा रहता है कि रिकरेंस रेट होगा, पेशेंट नहीं आएंगे, पेशेंट आ भी गए तो वापस चले जाएंगे, समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आप जो भी ब्रांच आप उठा लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ जो भी ब्रांच आप उठाइए उसमें कुछ ना कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। और साथ में अगर आपको लगता है कि अगर आप एक दो वो ले सकते हैं, फेलोशिप ले सकते हैं, तो आप अपने, वही जो कहते हैं ना अंग्रेज लोग जो कहावत करते हैं कि एक फेदर लग जाएगा आपके कैप में एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो उसके बाद आपकी सैलरी और भी अच्छी बढ़ जाएगी, आप धीरे धीरे आपको लाइफ में मज़ा आने भी लग जाएगा। तो स्केप्टिकल ज़्यादा होने का तो चीज़ है नहीं। लोगों को बस ये डाउट था कि आई लेगी ENT ले, तो आई वाले भी डॉक्टर साहब लाइनअप में हैं, मगर उनका अपॉइंटमेंट मिल पाना बहुत वो हो पा रहा है, दुर्लभ हो रखा हुआ है। ये डॉक्टर अनुपम ने भी बहुत मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट दिया। ये कल या परसों, कब जा रहे हैं आप दुर्गापुर? आई एम गोइंग परसों दुर्गापुर चले जाएंगे, तो फिर मिल ही नहीं पाते कभी भी। तो बहुत मुश्किल से, मतलब मैं कितने मुश्किल से ये सारे वीडियोस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, वो मैं ही समझता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग समझते हैं, उनको अच्छा कमेंट भी करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो आप सॉरी फॉर माय हिंदी, आई एम नॉट गुड एट हिंदी, दैट्स व्हाई थोड़ा सा अटक जा रहा हूँ। नहीं लोग, अरे मेरा जो व्यूअर्स है वो रीड बिटवीन द लाइंस करता है। चलिए, तो फिर तो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। मैं डॉक्टर आलोक तिवारी, मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुपम मजुमदार, और ये ENT का इंसाइट था। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं डॉक्टर साहब के साथ कोऑर्डिनेट करवा दूंगा, और मैं खुद भी पूछ लूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, जम के शेयर करिए यार, आप क्या कर रहे हैं। तो गुड नाइट, शब बखैर, वही सारे क्लीशे डायलॉग्स, बाय बाय। गुड नाइट।